गलत होती है। हिस्ट्री के अंदर अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर हम करेंगे क्या? सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं हमें जो गिवन डेटा है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ए की चेंज नहीं हुई फर्स्ट स्टेप में, बी की चेंज हुई है और बी की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली डबल हो गई। और रेट पे डबल का फर्क पड़ गया, इसका मतलब है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि इस पे डबल का फर्क पड़ा तो इस पे भी डबल का फर्क पड़ा। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हो गया 4 से 8। दैट मीन्स ये डबल हुआ है, ये भी डबल हुआ है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज वेल। डबल हुआ है डबल, तो अगर हम रेट इक्वेशन बनाएंगे तो दैट वुड बी ए टाइम्स बी। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 विच वुड बी 2। ये सारी चीजें साथ साथ हो गई। अब आपसे वो कहता है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के निकालो, तो के कैसे निकालोगे? तो के लिए इसी इक्वेशन को यूज करोगे, वो बन जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट की वैल्यू आपको पता है 4 है, कॉन्सेंट्रेशन ए की रख लो 0.25, बी की भी रख लो 0.25, कोई एक स्टेप की सारी चीजें रख लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको के मिल जाएगा बड़े आराम से। तो सॉल्व करोगे आपके लिए के आ जाएगा। फिर यूनिट्स की बात करते हैं। तो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं? रेट के यूनिट्स होते हैं, आपको बताया था मैंने, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन के क्या यूनिट्स होते हैं? मोल पर लीटर। दो दफा है तो मोल स्क्वायर हो जाएगा और DM-3 के बजाय DM-6 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे ही कर लें और दूसरी भी अलग से आप लिख लें कॉन्सेंट्रेशन, उसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट जो बचेगा वो ये होगा। ये बताइए, बात समझ में आती है? यस सर। सर जो मैंने पहले टू निकाला था ना, वो मैंने इस तरीके से निकाला था जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बी का समझाया था कि फोर्स जो उनका इनिशियल रेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसमें भी 2 से 4 पे जा रहे थे, इधर भी 4 से 8 पे आ रहे हैं, तो मतलब डबल हो रहा है ना। जी जी मैंने इस तरह से निकाला था ऑर्डर नंबर। जी। लेकिन रेट इक्वेशन बना के ऑर्डर निकालना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। अच्छा, देन आ जाते हैं हम हमारे पास। अब बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, तो सबके सॉल्यूशन भी साथ में मौजूद हैं, तो देख लीजिएगा। इसके बाद जो चीजें, हाँ, ग्राफ की भी बात हो गई थी हमारी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस थे, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस थे, उसकी फर्स्ट ऑर्डर यस सेकंड सर। ऑर्डर ये सारी हमारी बातें हो गई, ठीक है, ऑर्डर अभी है। अब आ जाते हैं ऑर्डर एंड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ वैसे तो आपने टर्म सुनी होती है फिजिक्स के अंदर, लेकिन केमिस्ट्री में हाफ लाइफ यूज होती है। इट इज बेसिकली टाइम इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन reduces to half of the original value। ठीक है, वो वाला टाइम जिसमें रेट हाफ हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन था, उसका इनिशियल रेट था 0.8, 10 सेकेंड के बाद वो हो गया 0.6, 20 सेकेंड के बाद वो हो गया 0.4। तो बेसिकली 20 सेकेंड इस रिएक्शन का टी हाफ है, क्योंकि 0.8 का हाफ होगा पॉइंट। ये बताइए, बात समझ में आई? यस सर। फिर इसी तरह से अब हमने कहा कि लेट्स से 40 सेकेंड के अंदर ये हो गया 0.2, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये सेकेंड हाफ लाइफ हो गई, क्योंकि अब 0.4 का भी हाफ हो गया। तो इस तरह से अब आप मतलब आगे जा सकते हैं कि सेकेंड हाफ लाइफ है, थर्ड हाफ लाइफ है, फोर्थ हाफ लाइफ है, ये सब कुछ हम करें। ठीक है, ये हो गया डिस्कशन। इसके बाद इनका कोई फॉर्मूला तो फिर उसमें नहीं है, पहले था। हाँ, ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि इनिशियल आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियली रेट 4 था, अब देखो 4 का हाफ कहाँ हुआ है? 2 पे हुआ है, ठीक है ना, 4 का हाफ 2 है, और 2 का हाफ क्या है? 1 है। तो 2 पे जाते हैं तो ये हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ विच इज 17। 1 पे जाते हैं तो दैट बिकम्स सेकेंड हाफ लाइफ विच इज अराउंड 17.3। फिर 1 का हाफ 0.5, तो 0.5 पे जाते हैं तो वो थर्ड हाफ लाइफ। तो ये बेसिक आपको वो कैलकुलेशंस करनी आनी भी चाहिए और रीड करना भी आना
तो अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो वो ये कहता है कि आप ऑर्डर रीड करो थ्रू ग्राफ्स। तो एक इक्वेशन आपको उसने दी है, उस इक्वेशन में वो ये कहता है कि आप मुझे बताओ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस विच इज अ कीटोन। इसके हिसाब से ऑर्डर बताओ इस रिएक्शन। और उन्होंने हमें HCl के साथ कॉन्सेंट्रेशन टाइम दिया हुआ ग्राफ। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? सर इससे तो हाफ लाइफ निकल सकती है, ऑर्डर कैसे निकलेगा? हाफ लाइफ भी निकल सकती है, ऑर्डर निकल सकता है ना, रेट इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन आपके पास है। सर मुझे ऑर्डर वाली बात समझ में नहीं आ रही। हमने देखिए, जब सबसे पहले हमने चैप्टर शुरू किया था ना, तब मैंने कहा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ बना हो तो आप उस पर टेंजेंट बना सकते हैं। वो टेंजेंट आपको क्या देगा? रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। जी, तो रेट सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट। अब आपने जो क्वेश्चन किया था कि सर हम हाफ लाइफ से बेसिकली ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, तो दैट वाज अ वैलिड क्वेश्चन कि वो ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा अब इसके तीन कंडीशंस हैं या तीन तरीके हैं। फर्स्ट इज कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हाफ लाइफ डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट कंडीशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसकी क्या कंडीशन है? इज हाफ लाइफ स्टेज कांस्टेंट। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसके लिए क्या होगा? हाफ लाइफ इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो ये तीन बातें आप समझ लें कि रिलेशनशिप जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ है, इज दैट करेक्ट? यस सर। क्या मैं इस ग्राफ को यूज करके हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ? हेलो। इस ग्राफ को यूज करके हाफ लाइफ? जी। यस सर। तो इनिशियली पॉइंट, थोड़ा सा उसको जूम इन करता हूँ।
अच्छा अब देखें, इनिशियली हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2 है, राइट। इसका हाफ क्या होगा? 0.1। तो हम 0.2 से 0.1 पे आते हैं और टाइम रीड करते हैं। ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेप्ट करेगा इसे, तो स्ट्रेट लाइन से जरा बनाते हैं so that you are comfortable with that. अब यहाँ से अगर हम जाते हैं टाइम एक्सिस पे, तो 60 ये है और 80 ये है, तो 70 ये होगा, 65। 65 मिनट। तो ये हो गए हाफ लाइफ, राइट। यस सर। अब वो ये कहता है कि यार हाफ लाइफ डिक्रीजेज या कांस्टेंट या इंक्रीजेज, ये कैसे पता चलेगा? तो एक काम करते हैं, सेकेंड हाफ लाइफ फाइंड आउट करते हैं। 0.1 का अब जो सेकेंड होगा वो हाफ होना चाहिए 0.05। 0.05 यस सर। बेसिकली होगा यहाँ कहीं, ये है 0.04 और ये है 0.06, इसके बीच में होगा, राइट। यहाँ से अब हम जाते हैं और हाफ लाइफ रीड कर, तो वो कितना है अराउंड, मुझे 1 मिनट। 0.04 है और 0.05 ये एग्जैक्टली। सर ये तो सेकंड ऑर्डर होगा। रुक जाए, सबर तो करें। ये वाला टाइम कितना आ रहा है? 125। ये है फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ, 125 मिनट्स। ठीक है। अब आप जरा नोट कीजिए कि फर्स्ट हाफ लाइफ में 65 मिनट्स लगे, राइट। तो सेकेंड यस हाफ सर। लाइफ में कितना लगा टाइम? 60 मिनट्स अराउंड, राइट। दैट यस इज सर। 125 माइनस 65 इज 60 मिनट्स। तो इट इज तकरीबन सेम, मतलब 5 मिनट का फर्क है। वो तो हमारे रीडिंग पे भी थोड़ा सा फर्क हो सकता था कि हमने शायद कोई चीज ऊपर नीचे करके रीड कर ली हो, जैसे ये वाली लाइन एग्जैक्टली 65 पे नहीं है, 60, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ लाइफ स्पेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट होगा तो फिर ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। वी गेट दिस। इतने मजे की चीज है ये, आसान। यस सर। सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन से भी ऑर्डर कैसे निकलेंगे, ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई इसमें। जैसे कि पहले तो हमें उन्होंने दिया हुआ था ना इनिशियल रेट और वो सब कुछ, इसमें तो नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से जो हमारे रिएक्शन रिएजेंट्स हैं, कोई एक चीज काम की है। क्योंकि अगर दोनों यूज करते हैं हम, तो ऑर्डर 1 तो नहीं आ सकता हमसे, राइट। क्या ख्याल यस है? सर। तो अब क्वेश्चन है इस केस में से कौन हमारे काम का है। तो अब हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज करनी पड़ेगी अपनी पुरानी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एस्टर, ये है पानी, ये है वो कार्बोक्सिलिक, और ये है अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते थे। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता था, जो लिखा हुआ भी है, कि एस्टर को ब्रेक कर दो, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक को और अल्कोहल को अगर हम कंडेंसेशन कर दें तो हमें एस्टर और वाटर मिल जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ऐसे ही होता था। तो अब सवाल ये उठता है कि यार इसमें मेन रिएजेंट कौन है, किसकी बात हो रही है? तो बात ये है कि भाई मेन रिएजेंट तो एस्टर ही हुआ ना इसमें। पानी तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मौजूद है एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि एस्टर भी लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस होगा, कार्बोक्सिलिक भी एक्वस होगा, अल्कोहल भी एक्वस होगा। तो क्योंकि ये यस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। ये बताएं, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। सर लेकिन इससे हमने रेट से तो ऑर्डर तो नहीं निकाला ना, ऑर्डर तो हमें पहले ही पता था कि फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ बिल्कुल, हाफ लाइफ से निकाल सकते हैं आप, रेट से नहीं निकाल सकते यहाँ ओके पर। ओके। ना तो फिर मैं हाफ लाइफ की बात ही क्यों करता। तो अब ये सब कुछ जो आपके साथ किया है हमने यहाँ पे,
ये सब कुछ इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। इसके बाद इसमें कुछ प्रैक्टिकल समझ लें एग्जाम्पल्स हैं कि आप किस किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि चलो पहले ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद इससे ऑर्डर निकालो, रेट निकालो, तो ये आप कर सकते हो, सॉल्व हुआ हुआ है। इसी तरह से फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, स्लोएस्ट सिस्टम की बात हो गई थी, और इस चैप्टर में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो और कुछ है नहीं। तो अब आप कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप इन इक्वेशंस को अपने पास मतलब अदर देन गोइंग टू द आंसर्स अपने पास लिख के पहले चेक करें कि किस तरह से क्या कहते हैं रेट या ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें इसमें हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट यानी कि क्या है, वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। के का ताल्लुक ना ही कॉन्सेंट्रेशन से होता है, ना ही टेम्प वो प्रेशर से होता है, ना ही कैटलिस्ट से होता है, किसी से भी नहीं होता। रेट कांस्टेंट बेसिकली इफेक्ट करता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर आप किसी भी रिएक्शन का चेंज कर देंगे रेट कांस्टेंट, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आप टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन हाई स्पीड पे कंडक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपली स्पीकिंग के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा के, जितना कम टेम्परेचर उतना कम के। इसको समझने का एक एग्जांपल जो हम देते हैं बच्चों को वो ये देते हैं कि देखो शुगर बेसिकली अगर तुम पानी में डिजोल्व करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 28.5 ग्राम्स पर मिली पर 1 ml। ठीक है। तो अब अगर हम यही शुगर डिजोल्व करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस और यही शुगर डिजोल्व करते हैं एट लेट से 95 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि हायर टेम्परेचर पे शुगर ज्यादा तेजी से मिक्स होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुगर का अमाउंट तो यही रहेगा डिजोल्व करने का, लेकिन उसको मिक्स करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? आजकल रमजान चल रहा है, सब लोग अफ्तारी में जूस या शरबत या कोई चीज़ पीते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा जूस बना रहे हैं जिसके पैकेट पे लिखा हुआ है कि शुगर एडेड नहीं है और आपको शुगर अलग से ऐड करनी है, तो शुगर ऐड करने का जो अच्छा तरीका होगा शरबत बनाने के लिए पानी में वो क्या होगा? फ्रिज में से ठंडा जमा हुआ पानी निकालें, उसमें चीनी डालें, या पानी रूम टेम्परेचर पे हो उसमें उसको रखें। तो जवाब है रूम टेम्परेचर वाला जल्दी से चीनी को मिक्स कर लेगा, और फ्रिज वाला पानी मिक्स तो करेगा, लेकिन उसके लिए आप मिक्सिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बहुत देर के बाद जाके वो शुगर मिक्स होगी। और अगर और भी जल्दी है जैसे कुछ लोगों को होती है, तो वो क्या करते हैं, वो हल्का सा पानी को माइल्ड हॉट कर लेते हैं ताकि पानी जल्दी से शीरे में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके अंदर जो भी जूस आपने बनाना है वो आप बनाएं। ये बताइए, बात समझ में आती है? यस सर। सर अगर आप शुगर को रूम टेम्परेचर जो वाटर है उसके अंदर रख के छोड़ भी दें तो वो थोड़ी देर बाद खुद भी घुल जाती है। हाँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जी। इंस्टेंटेनियसली मिक्स हो जाए वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर है फिर हमें हॉट वाटर यूज करना टेम्परेचर पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ पे डिस्कस हो गई आपसे। इसके बाद इसमें क्या है? हाँ, कैटलिस्ट, वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट वाली एग्जाम्पल बनवानी है। होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होगा? जिसमें कैटलिस्ट उसी स्टेट में मौजूद हो जिसमें हमारे रिएजेंट्स मौजूद हैं। जिसमें अभी एक एग्जांपल हम कर रहे थे एस्टर और कार्बोक्सिलिक वाली, तो उसमें जो कैटलिस्ट के तौर पे एक करती है चीज, वो एक करती है एच पॉजिटिव आइंस जो एसिडिक मीडियम में होता है। तो एस्टर खुद भी एक्वस था, एच पॉजिटिव आयन भी किसी एसिड से आया वो भी एक्वस होगा। तो हर वो चीज जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो सारी की सारी एक ही स्टेट में। तो इस तरह के कैटेलिटिक रिएक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस। लेकिन अगर कैटलिक कैटलिस्ट जो हम एक रिएक्शन में यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में हो, मतलब जैसे हम हेबर प्रोसेस करते थे उसमें हम अमोनिया बनाते थे, तो हम कैटलिस्ट यूज करते थे आयरन पाउडर। ठीक है, सॉलिड आयरन। अब सवाल ये कि यार आयरन तो बेसिकली सॉलिड है, रिएक्शन देखा जाए तो सारे गैसेस में। तो ये एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? यस सर। बाकी
हाँ, फिर वो बता रहा होगा कि भाई ये वाले कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम। और सर कैटलिस्ट होमो या दूसरे वाली कैटलिस्ट यूज करने से कोई फर्क पड़ता है रेट पे? नहीं, मतलब वो तो नेचर ऑफ कैटलिस्ट से फर्क पड़ता है। अगर कैटलिस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो चाहे वो होमो चाहे वो हेटेरो, वहां पे आपके पास जो बेसिकली कैटलिस्ट है वो रेट को बढ़ाता ही है। तो नेचर ऑफ कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये उसकी एग्जांपल में ओके आपको समझा रहा है कि जब हम हेटेरो कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट है बेसिकली वो एक सब्सटेंस से एड्सॉर्ब होता है। एड्सॉर्ब होने का मतलब है कि इट स्टिक्स टू द सरफेस, चिपक जाता है, मिक्स नहीं होता। एब्जॉर्प्शन जो इसका दूसरा कॉन्ट्रेरी वर्ड है, वो होती है मिक्सिंग। तो ये उसके मैकेनिज्म को समझा रहा है, विच इज बड़ा सिंपल है, तो आप देख लीजिएगा इसमें, आप कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा। बाकी तो और कुछ भी नहीं था। यस, एग्जाम्पल दे रहा है कि कहाँ का कैटलिस्ट। सो दिस एंड्स दिस चैप्टर। अब एक चैप्टर फिर ऑर्गेनिक से करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक पे करेंगे, तो इस तरह इंशाल्लाह ताला हमारा ये वाला सिलेबस खत्म हो जाए। तो पहली चीज तो होमवर्क के तौर पे ये ले लें कि ये मैं आपसे स्लाइड्स अभी शेयर करूंगा, आप ये आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले स्लाइड्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा, ताकि हम जब पास पेपर पे जाएं तो आपको ये परेशानी ना हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक ओके सर। है।